तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फिजिक्स। तो यहाँ पे हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बेसिकली हम एनसीईआरटी के क्लास 11th की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जो कि चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फिजिक्स। तो इसी पे आज हमारा लेक्चर है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज फिजिक्स, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना होकर इट्स काइंड ऑफ फिलोसफिकल क्वेश्चन। व्हाट इज फिजिक्स, तो ये फिलॉसफी कैसे आई ह्यूमंस में कि फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग या फिजिक्स को समझा जाए, या ये क्वेश्चंस कैसे आया। तो शुरुआती दौर पे हमें मालूम है कि जो ह्यूमंस थे वो 4 पैरों पे चलते थे 2 पैरों की बजाय। तो जब 4 पैरों पे चलते थे वो, तो इतना उनका विजुअलाइजेशन नहीं था, ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते थे क्योंकि वो झुक के चलते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के दौरान क्या हुआ कि वो धीरे धीरे 4 पैरों से 2 पैरों पे आए। जब वो 2 पैरों पे आए तो उनका विजुअलाइजेशन बढ़ गया। अब वो दूर तक देख सकते थे। दूर तक देखने के साथ साथ अब वो ऊपर भी देख सकते थे। तो जब ऊपर उनका विजुअलाइजेशन बढ़ गया, आसपास की चीज़ों को ज़्यादा क्लियरिटी से देखने लगे और ज़्यादा अच्छे से उस तरीके से ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो रहा था। तो उन्होंने आसपास ऑब्जर्वेशन करना ह्यूमंस ने स्टार्ट किया। तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास कुछ रिपीटेटिव पैटर्न्स हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने दिन में आसमान को देखा तो देखा कि आसमान नीला है। फिर रात में जब आसमान को देखा तो उसमें कुछ उन्हें स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखाई पड़े। और पास में देखा तो देखा कि मून दिखा उन्हें, और मून की शेप्स में चेंजेस दिख रहे थे पर डे। जो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे पर डे, उनको मून्स की शेप्स में चेंजेस दिख रहे थे। वो देख रहे थे कि समर्स में सनराइज़ की लोकेशन कहीं और पे है और विंटर्स में सनराइज़ की एग्जैक्ट लोकेशन कहीं और पे है। तो इस तरह ये जो पैटर्न्स हमारे आसपास जो चल रहे हैं, इनमें इनमें पर डे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे। दे आर वेरी सिमेट्रिकल। बारिश में हमें रेनबोज देखने को मिलते हैं, तो उस टाइम पे रेनबो दिखना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज प्रॉपर्टी। तो इस तरीके जो नेचुरल फिनोमिना जो हमारे आसपास घट रहे थे और जो सिस्टमेटिकली घट रहे थे प्रॉपर एक इंटरवल के बाद, जैसे कि दिन और रात का होना एक प्रॉपर टाइम के बाद, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद, तो इन सबसे ह्यूमंस के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि कैसे इनको समझा जाए। तो उस क्यूरियोसिटी से उन्होंने उन पैटर्न्स को रेगुलरली रिकॉग्नाइज किया, उनकी रेगुलर ऑब्जर्वेशन की। उन और रेगुलर ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले और कुछ फार्मूलाज डेवलप किए, कुछ इक्वेशंस बनाई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया, उन इक्वेशंस का फ़ायदा हमारे साइंस और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इसमें जो जो रेवोल्यूशन आया ये इसी की वजह से आया, क्योंकि इसी का यूज़ करके हमने अपनी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया। इन छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस को जब ब्रॉड स्किल्स पे ले गए, इनको एक सिस्टमेटिक रिजल्ट्स के दौरान हमने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बनाया। जितना भी साइंस का डेवलपमेंट हुआ है ये उन्हीं ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट है। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को उस वक्त नहीं मालूम था, जब उन्होंने अपनी रॉड को, कांच की ग्लास रॉड को अपनी कैट पे जब रब किया तो चार्ज की जो डिस्कवरी जो हुई, उन्हें नहीं मालूम था कि ये आगे जाके इतना बड़ा रेवोल्यूशन बन जाएगा कि लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स तक का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं जो हमारे अराउंड हैं, जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं, इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी प्रॉपर स्टडी, और ये साइंस का काम है। और उसी में अगर फिजिकल वर्ल्ड को अगर हम कंसीडर करें तो ये फिजिक्स का काम है, उस फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी और डायनेमिक्स वगैरह को समझना। तो फिजिक्स जो वर्ड है, द वर्ड फिजिक्स, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स वर्ड इज ए ग्रीक वर्ड। इसका मतलब है दैट इज नेचर। नेचर, ओके। तो इसी तरह संस्कृत में फिजिक्स का जो मीनिंग है, जो हम वर्ड कंसीडर करते हैं, वो हम बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी वर्ड जो है ये संस्कृत वर्ड है, और इसका जो मतलब है दैट वी कॉल द फिजिकल वर्ल्ड। भौतिकी का मतलब है द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। So the meaning of this physics, we can say that the study of the study of
डायनामिक्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। हालांकि जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी में उसमें लिखा है भौतिकी का मतलब द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, पर आई रियली लाइक टू ऐड दिस वर्ड विच इज़ डायनामिक्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जो कंसीडर कर सकते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो किसी मोमेंट पे रेस्ट पे हो सकता है, पर ओवरऑल द होल यूनिवर्स इज इज अ डायनामिक्स, एवरीथिंग इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। सो the dynamics of this physical world basically we can consider as the study under the subject physics। और इसका एक easy definition भी है, अगर easy definition भी आप कह सकते हैं, which is basically the definition of science to study the nature or natural phenomena, the study of nature, the study of nature or natural phenomena और नेचुरल फिनोमिनास। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशन हुई फिजिक्स के बारे में। अब अगर फिजिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में इंडिया, चाइना, ग्रीस और इजिप्ट जैसी कंट्रियों ने फिजिक्स के डेवलपमेंट में बहुत काम किया, पर उसके बाद 16वीं सेंचुरी के आसपास यूरोपियन साइंटिस्टों ने इस के डेवलपमेंट में बहुत काम किया। उन्होंने यूरोपियंस काफ़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला दिए हैं, जबकि स्टार्ट हुआ था न्यूटन से ये स्टोरी। तो धीरे धीरे इस तरीके से फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ, और आज के टाइम पे साइंस के बारे में बात करें या फिजिक्स के बारे में बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड सभी लोग मिलकर इस फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे। अब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कंट्री ही इस पर वर्क कर रहा है, हर कंट्री इस पे काम करके इसमें रिजल्ट्स बना रहे हैं और आगे आगे डेवलपमेंट हो रहा है साइंस की फील्ड में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमें कोई भी नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करनी है, जैसे आप अब थोड़े मैच्योर स्टेट में जा रहे हैं साइंस की फील्ड में, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप किसी नेचुरल फिनोमिना की स्टडी कैसे करें। आपको कोई इवेंट अच्छा लगा, नेचुरल फिनोमिना अच्छा लगा, अब आप चाहते हैं इसकी स्टडी करना। आपने कोई सोप बबल बनाया या एज ए किड आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन की, लाइट की ऑब्जर्वेशन की, लाइट को आपने डिफ्रैक्ट होते देखा, उसमें कलर्स वगैरह देखे, तो आप इसकी ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो, इस पर कुछ अपना रिजल्ट बनाना चाहते हो, एक साइंटिफिक अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको बाहर निकालने का क्या मेथड है, कैसे अप्रोच करें किसी प्रॉब्लम को, जरा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंटिफिक जो मेथड्स हम यूज करते हैं टू ऑब्जर्व these natural phenomena or physical phenomena, what are these scientific methods? Scientific methods, okay, तो ये साइंटिफिक मेथड्स हैं, these are very systematic methods। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करनी है तो उसकी सबसे पहले हम पहला पॉइंट क्या करते हैं, वी डू ऑब्जर्वेशंस। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं। पहला तो ऑब्जर्वेशन ही होगा ना, एज ए ऑब्जर्वर हम उसको देखते हैं, समझते हैं, अच्छा ये बात हो रही है, ये घटना, ये इवेंट हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। अब ऑब्जर्वेशन करने पे, अब आपने ऑब्जर्वेशन तो एक तो देख के किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा साइंटिफिकली करेंगे तो आप मीटर स्किल लेके आएंगे, मीटर स्किल से नापेंगे, आप रीडिंग लेंगे प्रॉपर उसकी, ठीक है। ये जो रीडिंग आप ले रहे हैं या उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, दिस इज वी कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। अब आपने एक्सपेरिमेंट करना उस पर स्टार्ट कर दिया। ऑब्जर्वेशन के बाद आपने उस पर और डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स चेक किए और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स देखे और कैसे ये वर्क कर रहा है, इस मीडियम में ऐसे वर्क कर रहा है, अलग टेम्परेचर पे कैसे वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से दिस इज कंसीडर एज योर एक्सपेरिमेंटल पार्ट। ऑब्जर्व किया, फिर आपने उस पर तभी तो आप जांचेंगे, तभी तो चेक करेंगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद आपने स्टार्ट किए उस पर करना एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ रीडिंग मिला, कुछ डाटा मिला, कुछ आपको समझ में आया, उन नंबर्स, उन डाटास को आपने क्या किया, उस पर रीजनिंग बिठाई। थर्ड पॉइंट जो आप पहुंचे, आपने इस पे आपने रीजनिंग बिठाई कि इसका
कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं, घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर आपका रीजनिंग का पार्ट है कि टेम्परेचर के साथ इसके पैरामीटर्स का कैसा वेरिएशंस है ना। इस तरीके से आपने रीजनिंग बिठाई और उस रीजनिंग से आपको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको डेवलप करने का आइडिया आया कि इनसे हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी बनाई जा सकती है इस वेरिएशन से, कि टेम्परेचर के साथ ये चीज़ घट रही है या इसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है या डिस्टेंस के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इस तरीके से आप एक प्रॉपर एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं। इन्वर्स रिलेशन के साथ जब आप इन्वर्स अपनी हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट मिल रहे हैं, कुछ वेरिएशन पैरामीटर मिल रहे हैं। इस तरीके से आप एक मैथमेटिकल मॉडल आप उसका क्या करने लगेंगे, जनरेट करने लगेंगे। दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे आप। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को कैसे साइंटिफिकली अप्रोच कर सकते हैं। यही रीज़न है इस चैप्टर को ऐड करने का एनसीईआरटी में, ताकि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच बढ़े सब्जेक्ट को लेके। एंड देन फाइनली फिफ्थ पार्ट, अब आप क्या करेंगे, अब अपने रिजल्ट को कंक्लूड कर देंगे। सो कंक्लूड योर रिजल्ट्स। ये एक अप्रोच है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को टैकल करने का, है ना। तो इस तरीके से अगर आप इस प्रॉपर को इस लिख के आपका एक प्रॉपर एक रिसर्च आपका एक बन जाएगा किसी भी सब्जेक्ट को लेके। ये एक तरीके से दिस इज आल्सो फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च पेपर, है ना। बस ये है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट और वो आप आगे जाके जानेंगे, पर किसी भी प्रॉब्लम को करने के ये सिस्टमेटिक वे हैं। ओके, ये टेक्स्ट बुक में भी यही आपके दी हैं, यही मैं आपसे डिस्कस करूँ। पर यहाँ पे एक बात है कि ये इतना सिस्टमेटिक जो लिखा हुआ है ये हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में अगर हम बात करें, तो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी स्टार्ट हुई, यानी किसी भी बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो उसका कलर बदलता है, उसका कलर धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ बदलने लगता है। तो इस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुई पहले, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उस पर रीजनिंग बिठाई गई, देन उसका प्लांक में फाइनल मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाया और देन फिर उस पर रिजल्ट पर डिस्कशन हुआ। ये सिस्टमेटिक है, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही बात चला। ओके, पर जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेस टाइम की थ्योरी दी, ग्रेविटी की थ्योरी दी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, उस केस में ये सिस्टमेटिक इतना नहीं है। आइंस्टाइन ने पहले ऑब्जर्व किया चीज़ों को, देन ही गिव ए मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर उन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अपना एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, एक थ्योरी दी। उस थ्योरी के बाद फिर सर एडिंगटन ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसको वेरीफाई किया सोलर इक्लिप्स के दौरान, देन उस पर रीजनिंग बिठाई अपनी उस डाटा पे, एंड देन फाइनली इस थ्योरी को वेल डिफाइंड बोला गया। तो इसका ये मतलब है कि कई बार फिजिक्स में स्पेशली हम कई बार एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, देन हमें थ्योरेटिकल उसका मॉडल बनाते हैं, कई बार हम मैथमेटिकल मॉडल पहले बनाते हैं और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट होके थ्योरी वेरीफाई होती है। तो इस तरह फिजिक्स में दो तरीके के साइंटिस्ट डेवलप होते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट और दूसरे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन पे वर्क करते हैं और एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स पे वर्क करते हैं। तो ये बात हो गई कुछ साइंटिफिक मेथड्स के बारे में। अच्छा, अब एक और पॉइंट है जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारी स्टोरीज डेवलप हुई हैं। दैट इज इंट्यूशन एंड गैस। इंट्यूशन एंड गैस फिजिक्स में इंट्यूशन और गैस की भी जगह है ना, कि कैसे जगह है। ये ऐसा इंट्यूशन नहीं कि बिल्कुल ही इंट्यूशन के बेसिस पे कोई थ्योरी डेवलप हुई और बाद में उसका अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ, वो ठीक पाई गई, तो ऐसा फिजिक्स में कई बार हुआ है कि ऐसा हुआ है कि इंट्यूशन ने काम किया है। जैसे पहला एक बहुत फेमस इंट्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा मैक्सवेल्स का। तो मैक्सवेल्स ने जब लॉ पढ़ा फैराडे का लॉ कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो मैक्सवेल ने सोचा इसका ऐसा भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ बदल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिलनी चाहिए। तो ये इंट्यूशन उनका वर्क किया, जिसपे उनकी बाद में उन्होंने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया और अपनी चारों इक्वेशंस लिखी, जिससे वो काफ़ी फेमस हुए। और फेमस के साथ साथ जिसका यूज़ है, जिसका एप्लीकेशन है हमारी करंट मॉडर्न जो साइंस है उसमें।
तो ये इंट्यूशन उनका मैक्सवेल का एक एग्जांपल है जो वर्क किया। उसी तरह डी ब्रोए जो कि एक फिजिसिस्ट, क्वांटम मैकेनिक्स के अर्ली स्टेज फिजिसिस्ट में से हैं, जिसकी वजह फाउंडेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में उनका रोल रहा है। तो ही वाज एक्चुअली नॉट फिजिसिस्ट व्हेन ही थॉट दैट द फेमस आइडिया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी में पजल चल रहा था कि light is a particle or light is a wave, light is a particle or light is a wave. Then de Broglie thought that maybe it has dual nature, इसका dual nature हो सकता है, ये लाइट और पार्टिकल दोनों की तरीके से भी बिहेव कर सकता है। तो ये इंट्यूशन उनका वर्क किया। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स का ये बेसिक पोस्टुलेट्स में से है कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। ओके, तो ये इंट्यूशन एंड गेस में भी यहाँ पे साइंस में जगह है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। साइंटिफिक मेथड्स हमने डिस्कस किए, इंट्यूशंस एंड गेस पे बात की। अब अगली जो बात मैं आपसे बताने वाला हूँ दैट इज मॉडिफिकेशंस। ओके, तो साइंस में और फिजिक्स में, या साइंस फिजिक्स आल्सो साइंस, मॉडिफिकेशंस के लिए हम हमेशा ओपन रहते हैं। फिजिक्स और साइंस में मॉडिफिकेशन के लिए हमेशा हम रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरी अपने आप में ऐसे आप बोल नहीं सकते कंप्लीट है। हो सकता है इस टाइम पे कंप्लीट हो, क्योंकि ट्रुथ जो है दैट एग्जिस्ट इन लेयर्स एंड डेप्थ्स। जितना गहराई में जाएंगे ट्रुथ उतना गहरा होता जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं कि आपकी जो इक्वेशन है, जो आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया, वो टोटल ही गलत हो, पर उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है और हुआ ही है स्टार्टिंग से, कि न्यूटन्स ने वो थ्योरी कुछ और दी थी, बाद में उसको हाइगेंस ने या किसी और ने इसको चेंज किया। जैसे फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है, लाइट हैज़ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट्स, की लाइट जो है वो पार्टिकल है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ लाइट। और इसको बोलते हैं हम कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, कर्पस्कुलर थ्योरी, कणिका सिद्धांत इसका, लाइट का। फिर बाद में ये जो न्यूटन का जो पार्टिकल थ्योरी थी, वो उसको हाइगेंस ने बोला कि भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे फिनोमिनास को नेचर के एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वगैरह। तो उसके बाद आए हाइगेंस, उन्होंने बताया कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इन्होंने बोला कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल ना होके क्या है, इट्स अ वेव। ये वेव के फॉर्म में चलती है, क्योंकि वेव जो है वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे पैटर्न वो वेव के होते हैं। तो न्यूटन की फिर थ्योरी को यहाँ पे एग्जैक्टली गलत नहीं माना गया, पर बेटर थ्योरी हाइगेंस की पकड़ी गई, क्योंकि वो उसने डिस्क्राइब कर दिया कि भाई लाइट इज ए वेव, है ना। और रे ऑप्टिक्स न्यूटन के बेस था, पर रे ऑप्टिक्स को भी पूरी तरीके से खारिज नहीं किया गया, उनकी क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, पर इनकी थ्योरी को फिर ज़्यादा बेटर, ज़्यादा इनको कंसीडर किया गया, हाइगेंस को। पर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में फिर अगले साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली। इन्होंने बताया कि लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर, इट आल्सो बिहेव एज ए पार्टिकल एंड आल्सो बिहेव एज ए वेव। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा हम रेडी रहते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर कोई साइंटिस्ट अपना इम्प्रूवमेंट देता है, अपना कोई आइडिया देता है, तो उसको हम अपना ऐड कर सकें, उस सब थ्योरी को मॉडिफाई कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो साइंटिफिक मेथड्स और ये फिजिक्स से रिलेटेड ही, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी हैं, जिनको मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो फिजिक्स का मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज़ आवर लास्ट पॉइंट। इसके बाद फिर मैं अपना ये लेक्चर क्लोज करूँगा। द लास्ट पॉइंट है दैट वी कॉल्ड, फिजिक्स जो है सबसे ज़्यादा जोर देता है एक बात पे, वो है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन।
इस बात पे फिजिक्स बहुत जोर देता है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन और रिडक्शन क्या है? यूनिफिकेशन और रिडक्शन क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अलग अलग बातें बता रही हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक फॉर्मूला में उनको डिफाइन कर दें, तो ऑब्वियसली इसमें रिडक्शन हो गया ना, वो थ्योरी छोटी हो गई, कम हो गई। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जो अब तक दो अलग अलग बातें बता रही थी, हमने उनको कंबाइन करके एक फॉर्मूला में बांध दिया, दैट वी कॉल्ड यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। फिजिक्स में जितने भी साइंटिस्ट अब तक हुए हैं जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन किया है। और जिसमें जो सबसे रिनोन साइंटिस्ट हैं, यू नो, ही इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका फेमस इक्वेशन है, सभी जानते हैं इस इक्वेशन को, द इक्वेशन इज एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन, E is equals to mc square. This is the most famous equation for unification and reduction also. So here energy और mass, जो कि पहले दो अलग अलग बातें हुआ करती थी, उनको उन्होंने एक सिंगल इक्वेशन में बांध दिया by using a constant c square. So this is the most famous equation for unification. तो आइंस्टाइन ने यूनिफिकेशन पे बहुत काम किया, क्योंकि जितने भी बहुत अच्छे फिजिसिस्ट हैं वो फाइनली वो यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को एक फार्मूले से एक उनको जोड़ दे, कनेक्टिविटी बिठा दे। अनदर एग्जांपल आइंस्टाइन का ही है कि आइंस्टाइन से पहले स्पेस और टाइम दो अलग अलग बातें हुआ करती थी, पर आइंस्टाइन ने इन दोनों को जोड़ के कर दिया सिंगल, यूनिफाई कर दिया। स्पेस और टाइम पहले अलग अलग बातें हुआ करती थी, और आइंस्टाइन ने इसको यूनिफाई करके स्पेस टाइम, अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि स्पेस टाइम इज नॉट टू डिफरेंट थिंग, दिस इज द सेम फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, जिसमें कर्वेचर ही बेसिकली ग्रेविटी है। सो दिस इज द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन्स ग्रेविटी। तो ये अनदर यूनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो आइंस्टाइन ने यूनिफिकेशन पे काफ़ी काम किया, इवन अपने जो लास्ट मोमेंट पे भी वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने की बहुत उनकी कोशिश थी, जिस पे अभी भी काम चल रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, दैट इज मैक्सवेल का एग्जांपल है। दैट इज मैक्सवेल से बेसिकली पहले हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म, इन ये तो अलग अलग बातें हुआ करती थी, मैग्नेटिज्म। अब मैक्सवेल ने आके इन दोनों को यूनिफाई किया और बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यूनिफाई करके क्या बना दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी अब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग फील्ड नहीं है, दे आर बेसिकली इंटरडिपेंडेंट, सो दैट्स द होल सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब ये दो बातें ना होके रिड्यूस होके एक बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूनिफाई भी हो गया और रिड्यूस भी हो गया। तो एक और एग्जांपल देके फिर मैं अपना ये लेक्चर क्लोज करूंगा। द फाइनल द मोस्ट फेमस इक्वेशन डी ब्रोई का, that is dual nature of light or particle, that is lambda is equals to h upon p. lambda is wavelength, ये wave nature को बताता है, p is momentum which shows particle nature। इसको इन्होंने एक इक्वेशन में डिस्क्राइब कर दिया, that is lambda is equals to h upon p. this is another example of unification। so और ये सारे के सारे साइंटिस्ट जिनका मैंने यूनिफिकेशन पे नाम लिया, ये सारे के सारे मोस्ट फेमस साइंटिस्ट रहे, मोस्ट सेलिब्रिटी रहे फिजिक्स में, हैं रोल मॉडल हैं, है ना। तो ये बात हो गई यूनिफिकेशन रिडक्शन से। तो मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए आपकी समझ में आए होंगे। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन का जो करंट जो एग्जांपल है वो है द ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी, गट मॉडल। यानी सारे के सारे फिजिसिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल हमारे फोर्सेज है, फंडामेंटल फोर्सेज सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स, इन चारों को यूनिफाई करके एक सिंगल इक्वेशन बना लें, जो कि एक ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी यानी इस कंप्लीट यूनिवर्स को समझने के लिए एक सिंगल इक्वेशन, एक सिंगल फोर्स की इक्वेशन, एक सिंगल सूत्र हमें मिल जाए। तो ये जो मोटिवेशन है, जो ये वर्क है, जो करंट जितने भी टॉप फिजिसिस्ट हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल, दिस प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे फिर मैं अपना लेक्चर क्लोज करूँगा। तो ये पहला टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का, दैट इज़ व्हाट इज़ फिजिक्स, इसको जितना मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, उसके हिसाब से मैंने इसको डिस्क्राइब किया। बाकी अपने राय, अपने इस लेक्चर से रिलेटेड कमेंट्स ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। मिलते हैं फिर इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।